नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वीडियो में हम कंप्लीट बायोलॉजी को कवर करेंगे जो हर प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरा बड़ा अंतर है एकल, सिंगल और दोहरा डबल परिसंचरण, जो बहुत महत्वपूर्ण है। एकल परिसंचरण? इसमें खून एक पूरा चक्कर लगाने में हृदय से केवल एक बार गुजरता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मछली है। अच्छा। मछली में हृदय अशुद्ध खून को गलफड़ों में पंप करता है, वहाँ खून साफ होता है और फिर सीधे शरीर में चला जाता है। शरीर से गंदा होकर वापस हृदय में लौटता है। एक चक्कर में हृदय से एक ही बार गुजरा। और हम मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण है। जैसा हमने अभी देखा, खून एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है। हाँ, पहली बार शरीर से आकर फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार फेफड़ों से शुद्ध होकर वापस आकर पूरे शरीर में जाने के लिए। सही। और ये दोहरा सिस्टम बहुत ज्यादा कुशल है, मतलब एफिशिएंट है। पहला सर्किट जो फेफड़ों वाला है वो कम दबाव का होता है, और दूसरा सर्किट जो शरीर वाला है वो बहुत उच्च दबाव का होता है। इससे क्या फायदा होता है? ये हमें शरीर की हर कोशिका तक तेजी से और ज्यादा दबाव के साथ ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता देता है, जो हमारे ऊर्जा की जरूरतों और गर्म खून वाले शरीर के लिए जरूरी है। मतलब एक मछली कभी हमारी तरह दौड़ नहीं लगा सकती? नहीं, क्योंकि उसका सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम उतनी तेजी से ऑक्सीजन डिलीवर ही नहीं कर सकता। ये तो सच में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। पहला तो यही कि इस पूरे सिस्टम की खोज का श्रेय 1628 में विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक को जाता है। उनसे पहले क्या मानते थे लोग? उनसे पहले लोग मानते थे कि शरीर में खून बनता है और इस्तेमाल हो जाता है। ये नहीं पता था कि ये लगातार एक सर्किट में घूमता रहता है। और हमारा दिल, जो इतना जरूरी अंग है, वो ऐसे ही नहीं रखा होता, वो एक खास थैली में सुरक्षित रहता है ना? हाँ, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये एक 2 परत वाली सुरक्षा कवच की तरह है, जो हृदय को बाहरी झटकों से बचाता है और उसे अपनी जगह पर बनाए रखता है। और ये शक्तिशाली पंप वजन में कितना होता है? औसत वजन सिर्फ 300 ग्राम। बस 300 ग्राम? हाँ, सोचिए, 300 ग्राम की एक मशीन जो बिना रुके, बिना थके जीवन भर काम करती है। ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। और खुद खून के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। रक्त हमारे शरीर के कुल वजन का 7% होता है। और इसका पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 मतलब ये एसिडिक हुआ या अल्कलाइन? ये 7.4 का पीएच मान इसे हल्का क्षारीय एल्कलाइन बनाता है, जो हमारे शरीर के एंजाइमों के काम करने के लिए बिल्कुल सही माहौल है। अच्छा। और एक आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, ऊतक शब्द जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक तरल नहीं है, बल्कि कोशिकाओं का एक जीवित समूह है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, उन्हें पोषण और ऑक्सीजन देता है और उनसे कचरा हटाता है। चलिए, तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये लिक्विड ऑफ लाइफ हमारे अंदर है कितना? मतलब एक ग्लास, एक बोतल या एक बाल्टी? हाँ, नहीं, बाल्टी तो नहीं, लेकिन काफी है। एक औसत वयस्क पुरुष में करीब 5.5 लीटर और महिला में लगभग 5 लीटर खून होता है। अच्छा। और ये हल्का सा क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है। इसका पीएच मान 7.5 के आसपास रहता है। और एक बात जो मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है, वो ये है कि इसे कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक कहा गया है। अब टिश्यू सुनते मेरे दिमाग में तो मसल या हड्डी जैसी ठोस चीजें आती हैं। एक तरल टिश्यू कैसे हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में इसे ऐसे समझिए कि कनेक्टिव टिश्यू का काम शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना और सहारा देना है। हड्डियां ये काम एक मजबूत ढांचे की तरह करती हैं, तो खून ये काम एक हाईवे नेटवर्क की तरह करता है। ये हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचकर उसे दूसरी कोशिका से जोड़ता है, उसे खाना पानी पहुंचाता है और उसका कचरा साफ करता है। तो इसका काम कनेक्ट करना ही है, बस तरीका अलग है। मैंने सुना है कि इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, एक तरल और दूसरा ठोस कोशिकाएं। एग्जैक्टली। करीब 55 से 60% हिस्सा तो तरल ही है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये वो नदी है जिसमें सब कुछ बह रहा है। और बाकी का 40-45% हिस्सा है रक्त कणिकाएं यानी ब्लड कॉर्पसल्स। ये उस नदी में तैरने वाली नावें हैं जो सारा जरूरी सामान लेकर चलती हैं। और ये नावें भी 3 तरह की हैं, है ना? लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। हाँ, और तीनों के काम बिल्कुल अलग हैं। एक तरह से ये डिलीवरी फ्लीट, आर्मी और रिपेयर क्रू हैं। तीनों मिलके ही इस हाईवे सिस्टम को चालू रखते हैं। चलिए, तो पहले नदी की बात करते हैं, यानी प्लाज्मा की। अगर ये खून का आधे से ज्यादा हिस्सा है तो इसका काम भी बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा। प्लाज्मा एक अल्टीमेट कैरियर है। ये हमारे शरीर का अमेज़न प्राइम है। ग्रंथियों में बने हार्मोन्स, खाना पचाने के बाद मिले विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ प्लाज्मा में घुलकर ही अपनी जगह पहुंचते हैं। कोई उदाहरण? जैसे
हमारी लंबाई बढ़ाने वाला सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या STH अगर प्लाज्मा के जरिए पूरे शरीर में न घूमे तो उसका असर ही नहीं होगा। तो प्लाज्मा ही वो डिलीवरी वाला है जो ये जरूरी पैकेजेस पहुंचाता है। और मैंने पढ़ा है कि इस काम में कुछ खास प्रोटीन्स इसकी मदद करते हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंसिंग एक्ट चलता है। प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजन? इसका काम है चोट लगने पर शरीर के बाहर खून का थक्का जमाना ताकि खून बहना बंद हो जाए। ये तो बहुत जरूरी है, वरना छोटी सी चोट भी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन सोचिए अगर यही काम शरीर के अंदर नसों में होने लगे तो बहाव रुक जाएगा। हाँ, जो जानलेवा हो सकता है। यहीं पर दूसरा हीरो आता है, हेपेरिन नाम का प्रोटीन। इसका काम फाइब्रिनोजिन को रोकना है ताकि खून नसों के अंदर हमेशा बहता रहे, जमे नहीं। अरे वाह, मतलब हमारे अंदर 24 घंटे खींचतान चलती रहती है। एक प्रोटीन कहता है जमाओ, दूसरा कहता है बहने दो। ये तो कमाल का संतुलन है। प्रिसाइजली। और इस पूरे प्लाज्मा में 90-92% तो पानी ही होता है। बाकी 7-8% प्रोटीन और थोड़ा बहुत बाकी सामान। ठीक है, तो ये तो हो गई नदी। अब इसमें चलने वाली नावों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ तो लाल नावों की है, यानी लाल रक्त कणिकाओं की। हाँ, RBCs की संख्या बहुत ज्यादा है, करीब 50 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर। बाप रे। और इनका काम बड़ा सीधा है। फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाओ और शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाओ। ये इतने समर्पित कार्य करता है कि इन्होंने अपने अंदर से केंद्रक तक को बाहर फेंक दिया है ताकि ऑक्सीजन ढोने वाले अणु यानी हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बन सके। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से इनका रंग लाल होता है। इनके बनने के लिए आयरन बहुत जरूरी है ना? तभी तो आयरन की कमी होने पर एनीमिया हो जाता है। मतलब शरीर में ऑक्सीजन की डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाती। एकदम सही। RBCs के निर्माण में आयरन चाहिए और हीमोग्लोबिन के लिए कॉपर यानी तांबा। इसीलिए डॉक्टर हमें पालक और हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है। हमारे सोर्सेस कहते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर व्यक्ति की RBCs कम हो जाती हैं। हाँ, ये तो अजीब है। मैंने तो हमेशा सुना है कि एथलीट ऊंचाई पर ट्रेनिंग इसीलिए करते हैं ताकि उनका शरीर ज्यादा RBCs बनाए और उनकी परफॉर्मेंस सुधरे। हाँ, ये सामान्य जानकारी के ठीक उल्टा है। और जब इन RBCs का 120 दिन का जीवन काल पूरा हो जाता है तो ये कहाँ जाती हैं? तब ये प्लीहा में चली जाती हैं, जो एक तरह से RBC का कब्रिस्तान है। लेकिन प्लीहा सिर्फ कब्रिस्तान नहीं है, ये शरीर का ब्लड बैंक भी है। मतलब? जरूरत पड़ने पर ये जमा हुए खून को सर्कुलेशन में भेज सकता है। एक ही अंग, दो बिल्कुल उल्टे काम। कमाल है। तो RBCs हो गए डिलीवरी बॉयज। अब बात करते हैं शरीर की सेना की, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBCs। WBCs हमारी इम्यूनिटी के सैनिक हैं। इनकी संख्या RBCs के मुकाबले बहुत कम होती है, सिर्फ 4000 से 10,000 के बीच। और इनकी जिंदगी भी छोटी होती है, बस 3 से 5 दिन की। पर इनका काम बहुत बड़ा है, बाहरी दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना। इनकी संख्या का कम ज्यादा होना भी किसी गड़बड़ी का संकेत है? बिल्कुल। अगर इनकी संख्या बहुत कम हो जाए तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं, मतलब शरीर की सेना कमजोर पड़ गई है। और अगर ये जरूरत से ज्यादा और बेकाबू हो जाए तो उसे ल्यूकीमिया कहते हैं, जो एक तरह का ब्लड कैंसर है। ये ऐसा है जैसे आपकी अपनी ही सेना आपके खिलाफ हो गई हो। बिल्कुल। और ये WBCs भी कई तरह के होते हैं। क्या इनके अलग अलग काम हैं? हाँ, आप इन्हें एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट की तरह सोच सकते हैं। कुछ तो फ्रंट लाइन सैनिक न्यूट्रोफिल्स की तरह होते हैं, जो किसी भी दुश्मन पर सबसे पहले हमला करते हैं। सबसे ज्यादा यही होते हैं? हाँ, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं। फिर कुछ एलर्जी जैसी चीजों से लड़ने वाले स्पेशलिस्ट इओसिनोफिल्स होते हैं। कुछ बड़े क्लीनअप क्रू मोनोसाइट्स होते हैं, जो दुश्मन को पूरा निगल जाते हैं। और सबसे स्मार्ट होते हैं लिम्फोसाइट्स, जो इंटेलिजेंस एजेंट्स की तरह हैं। ये दुश्मन की पहचान करके उसके लिए खास टारगेटेड मिसाइल्स यानी एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है, इसे समझना आसान हो गया। और एड्स जैसी बीमारी इसी सेना पर हमला करती है? हाँ, और वो भी सीधे कमांड सेंटर पर। एड्स का वायरस सीधे WBCs को खत्म करता है। इसीलिए इस बीमारी में इंसान की मौत किसी और छोटे मोटे इन्फेक्शन से हो जाती है, क्योंकि उससे लड़ने वाली सेना ही खत्म हो चुकी होती है। प्लेटलेट्स हमारी इमरजेंसी कंस्ट्रक्शन टीम है। जैसे ही कहीं चोट लगती है और खून की पाइपलाइन फटती है, लाखों प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर एक जाल बना देते हैं और उस लीक को बंद कर देते हैं, जिसे हम खून का थक्का जमना कहते हैं। बिल्कुल। वाह, तो RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स ये तीनों मिलकर शरीर को चलाते हैं, बचाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। जी। अब उस टॉपिक पर आते हैं जो ब्लड डोनेशन के वक्त सबसे जरूरी हो जाता है, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स की कहानी 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने शुरू की। उन्होंने पाया कि
हर इंसान का खून एक जैसा नहीं होता। इसका कारण है आरबीसीज की सतह पे मौजूद एक खास प्रोटीन जिसे एंटीजन कहते हैं। एक तरह का आईडी कार्ड। हाँ बिल्कुल, एक तरह का आईडी कार्ड। तो क्या इसी आईडी कार्ड के आधार पर खून को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है? एग्जैक्टली इसे ऐसे समझिए कि ब्लड ग्रुप एक क्लब की मेंबरशिप की तरह है। जिसके पास ए आईडी कार्ड है वो ए ग्रुप का है, जिसके पास बी आईडी कार्ड है वो बी ग्रुप का है, जिसके पास दोनों है वो ए बी ग्रुप का है, और जिसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है वो ओ ग्रुप का है। और शरीर में एक सिक्योरिटी गार्ड यानी एंटीबॉडी भी होता है जो दूसरे आईडी कार्ड वालों को अंदर नहीं आने देता। सही पकड़ा। ए ग्रुप वाले के सिक्योरिटी गार्ड बी ग्रुप वालों पर हमला करेंगे। इसीलिए ओ ग्रुप वाले जिनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। वो किसी भी क्लब में चुपके से घुस सकते हैं क्योंकि उनका कोई आईडी कार्ड ही नहीं है जिसे सिक्योरिटी गार्ड पहचान सके। अच्छा। और ए बी ग्रुप वाले यूनिवर्सल एक्सेप्टर हैं क्योंकि उनके पास दोनों आईडी कार्ड्स हैं तो वो ए और बी दोनों को अपना समझकर आने देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। फिर एक और फैक्टर आ गया, RH फैक्टर। RH फैक्टर। हाँ, 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने एक और आईडी कार्ड खोज निकाला, एक बंदर में जिसका नाम था रीसिस। इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर पड़ा। ये एक और एंटीजन है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला मामला है? बिल्कुल, अगर ये आपके आरबीसीज पर मौजूद है तो आप पॉजिटिव है प्लस, और अगर नहीं है तो आप नेगेटिव है। तो इसने तो मामले को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया होगा। अब सिर्फ ABO नहीं बल्कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी देखना पड़ता है। सही पकड़ा। अब जो असली यूनिवर्सल डोनर है वो है O नेगेटिव। वो किसी को भी खून दे सकता है। और सबसे बड़ा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है AB पॉजिटिव जो किसी से भी खून ले सकता है। गलत खून चढ़ाने का मतलब है कि आप एक ऐसे मेहमान को घर में बुला रहे हैं जिस पर आपके सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत हमला कर देंगे और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये जानकारी तो सच में जान बचा सकती। वैसे जब कोई खून दान करता है तो उसे ब्लड बैंक में कैसे रखा जाता है? उसे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्टोर किया जाता है और उसमें पोटेशियम या सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है ताकि वो जमे नहीं। और कितना दान कर सकते एक बार में? एक बार में 1 यूनिट यानी करीब 200 ml खून ही दान किया जा सकता है। ब्लड ग्रुप से जुड़ा एक और बहुत संवेदनशील पहलू है गर्भावस्था। यहाँ पति और पत्नी का ब्लड ग्रुप बहुत मायने रखता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर मामलों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक कॉम्बिनेशन खतरनाक हो सकता है। अगर पति RH पॉजिटिव हो और पत्नी RH नेगेटिव। इसमें क्या खतरा है? इस केस में अगर बच्चा भी पिता की तरह RH पॉजिटिव हुआ तो पहले बच्चे के जन्म के समय बच्चे का कुछ पॉजिटिव खून माँ के नेगेटिव खून में मिल सकता है। अच्छा। इसके जवाब में माँ का शरीर उस पॉजिटिव फैक्टर को दुश्मन मानकर एंटीबॉडीज यानी हथियार बना लेता है। और ये हथियार अगली प्रेगनेंसी में दिक्कत करते होंगे। बिल्कुल। अगर दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव हुआ तो माँ के शरीर में पहले से तैयार ये हथियार प्लेसेंटा के जरिए बच्चे के खून में जाकर उसके आरबीसीज पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चे को गंभीर एनीमिया या पीलिया हो सकता है जो जानलेवा भी हो सकता है। ये तो बहुत डरावना है। था, लेकिन अब नहीं। अब मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज है। डिलीवरी के बाद माँ को एक इंजेक्शन दिया जाता है जो उसके शरीर को ये हथियार बनाने से रोक देता है। इसलिए अब ये उतनी बड़ी समस्या नहीं रही, बशर्ते आपको अपने ब्लड ग्रुप पता हो। मतलब हमारा शरीर एक गर्म कप को छूने जैसी मामूली घटना को दर्द, एक्शन और फिर आगे से ध्यान रखना जैसी याद में कैसे बदल देता है। इस पूरी कहानी का हीरो है हमारा नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। एक सिग्नल कैसे पैदा होता है, कैसे दौड़ता है और कैसे हमारा दिमाग उस सिग्नल का मतलब निकालकर उस पर हुक्म सुनाता है। तो चलिए उस गर्म कप वाले पल से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक गर्म कप छुआ, मिलीसेकंड के अंदर मेरा हाथ पीछे हट जाता है। ये इतना तेज होता है कि मुझे सोचने का मौका भी नहीं मिलता। ये जादू कैसे होता है? इसे जादू नहीं बल्कि कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक तरह का इमरजेंसी प्रोटोकॉल है। आपकी त्वचा में मौजूद लाखों सेंसर्स, जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियां या सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, वो गर्मी के खतरे को तुरंत भांप लेते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यही पांचों। जी बिल्कुल। ये अंग बाहरी दुनिया से संकेत इकट्ठा करते हैं और जैसे ही त्वचा को गर्मी का संकेत मिलता है वो एक बिजली का सिग्नल भेजते हैं जो रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। एक मिनट, दिमाग तक नहीं? मुझे लगा था कि सारे फैसले तो दिमाग ही लेता है। ज्यादातर लेता है, लेकिन इमरजेंसी ने नहीं। देखिए, रीढ़ की हड्डी एक लोकल मैनेजर की तरह काम करती है। लोकल मैनेजर? हाँ, वो सिग्नल मिलते ही कहती है खतरा, हाथ हटाओ, और तुरंत आपकी हाथ की मांसपेशियों को सिकुड़ने का आदेश भेज देती है। तो हाथ पहले हट जाता है? हाथ तो पहले ही हट चुका होता है और फिर करीब 1 सेकंड बाद दिमाग
को पता चलता है कि अरे ये क्या हुआ, गर्म था क्या। ये सिस्टम हमें गंभीर चोट से बचाने के लिए बनाया है। कमाल है। तो ये सब इतनी तेजी से करने वाले संदेशवाहक कौन हैं? यहीं पे न्यूरॉन्स की भूमिका आती होगी। बिल्कुल सही। न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है, यानी सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोशिका। यही वो तार है जिनमें जानकारी बिजली की रफ्तार से दौड़ती है। और इनके बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे न्यूरॉन्स कभी विभाजित नहीं होते। क्या मतलब? शरीर की बाकी कोशिकाएं तो लगातार बनती और मरती रहती हैं, है ना? हाँ, त्वचा की कोशिकाएं, खून की कोशिकाएं सब बदलती रहती हैं, लेकिन न्यूरॉन्स नहीं। हमें जन्म के समय जितने न्यूरॉन्स मिलते हैं लगभग उतने ही पूरी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं। बस विकसित होते हैं। वो बस बड़े होते हैं, मतलब डेवलप होते हैं, मजबूत होते हैं और एक दूसरे से नए कनेक्शन बनाते हैं। उनकी संख्या विभाजन से नहीं बढ़ती। एक मिनट, मतलब जन्म के बाद हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते ही नहीं? ये तो चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी एक्सीडेंट में दिमाग को चोट पहुंचती है तो वो हिस्सा फिर कभी ठीक नहीं हो सकता। काफी हद तक यही सच है, और इसीलिए इस सिर की चोटें इतनी गंभीर होती हैं। एक बार न्यूरॉन मर गया तो उसकी जगह कोई नया न्यूरॉन नहीं ले सकता। लेकिन दिमाग खुद को ठीक करने की कोशिश तो करता होगा। हाँ, हमारा दिमाग पूरी तरह असहाय भी नहीं है। ये अद्भुत रूप से लचीला है। ये नए कनेक्शन बनाकर, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, कुछ हद तक खुद को रिवायर कर सकता है। मतलब काम को किसी दूसरे रास्ते से करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा। लेकिन हाँ, आप एक नया न्यूरॉन नहीं बना सकते, जैसे त्वचा एक नई कोशिका बना लेती है। ये तो दिमाग के बारे में सोचने का मेरा पूरा नजरिया ही बदल रहा है। तो चलिए इस अनोखी कोशिका न्यूरॉन की बनावट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए एक आसान सा मॉडल दिमाग में बनाते हैं। न्यूरॉन के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, जी, इन्हें आप पेड़ की शाखाओं या किसी एंटेना की तरह समझ सकती हैं। इनका काम है दूसरे न्यूरॉन से आने वाले सिग्नल को पकड़ना और इकट्ठा करके कोशिका शरीर तक ले जाना। ठीक है, तो डेंड्राइट्स सिग्नल रिसीव करने वाले एंटेना हो गए। फिर वो सिग्नल कहाँ जाता है? वो जाता है कोशिका शरीर यानी सेल बॉडी या फिर साइटोन में। अगर डेंड्राइट्स एंटेना है तो सेल बॉडी उस सिग्नल को प्रोसेस करने वाला सीपीयू है। सीपीयू? हाँ, यहीं पर न्यूरॉन का दिमाग होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है जहाँ सारी जेनेटिक जानकारी होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पावर हाउस होते हैं जो इसे काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। और भी अंगक होते हैं जैसे राइबोसोम और गोल्जी तंत्र। तो ये तय करता है कि सिग्नल को आगे भेजना है या नहीं? बिल्कुल, ये तय करता है कि सिग्नल कितना मजबूत है और क्या उसे आगे भेजना जरूरी है। एंटेना हो गया, सीपीयू हो गया, अब सिग्नल भेजने के लिए केबल भी तो चाहिए होगा। बिल्कुल, और उस केबल का नाम है एक्सॉन या अक्षतंतु। ये एक लंबी पतली पूंछ जैसी संरचना है जो सेल बॉडी से निकलती है। जब सेल बॉडी फैसला कर लेती है कि सिग्नल को आगे भेजना है तो वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब विद्युत आवेग पैदा करती है जो इस एक्सॉन केबल के जरिए तेजी से आगे बढ़ता है। पर ये सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता कैसे है? क्या ये आपस में जुड़े होते हैं? वे भौतिक रूप से जुड़े नहीं होते, और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। दो न्यूरॉन्स के बीच एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है जिसे साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स? जी, इसे ऐसे समझिए जैसे दो बिजली के तारों के बीच एक खाली जगह हो। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन के सिरे तक पहुंचता है तो वो वहां कुछ खास केमिकल्स, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, रिलीज करता है। अच्छा। ये केमिकल चिंगारी की तरह उस गैप को पार करके अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचते हैं और उसमें एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू कर देते हैं। और ये सब बहुत तेजी से होता होगा? पलक झपकने से भी 1000 गुना तेजी से। तो ये तो हो गए संदेश ले जाने वाले डाकिया और उनका नेटवर्क। लेकिन इन खरबों संदेशों को पढ़ता कौन है और आदेश कौन देता है? जाहिर है अब हमें हेड ऑफिस यानी दिमाग की बात करनी होगी। सही पकड़ा। ये खरबों न्यूरॉन्स का नेटवर्क मिलकर हमारे शरीर के कमांड सेंटर यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा हमारा मस्तिष्क है। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है: अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। चलिए फिर सबसे बड़े और सबसे जरूरी हिस्से अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन से शुरू करते हैं। इसमें सेरिब्रम नाम का हिस्सा होता है जो सुनने में ही बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये महत्वपूर्ण है ही। सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित हिस्सा है। ये वही झुर्रियों वाला हिस्सा है जिसे हम दिमाग की तस्वीर के तौर पर पहचानते हैं। अच्छा। और इसका काम भी उतना ही बड़ा है। सोचना मतलब थिंकिंग, स्मरण यानी मेमोरी, गणना,
कैलकुलेशन, तर्क योग्यता, रीजनिंग, सपने देखना, ये सारे जटिल प्रक्रियाएं यहीं होती हैं। तो सेरेब्रम ही वो हिस्सा है जो हमें हम बनाता है। हमारी यादें, हमारी पसंद नापसंद, हमारी पर्सनालिटी सब यहीं से आता है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। और ये इतना बड़ा है कि इसे भी अलग-अलग हिस्सों या लोब्स में बांटा गया है। जैसे इसका अगला हिस्सा फ्रंटल लोब हमारी प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को संभालता है। यही वजह है कि जब हम कोई मुश्किल पहेली सुलझा रहे होते हैं तो असल में हमारे सेरेब्रम का अगला हिस्सा ही मेहनत कर रहा होता है। अग्र मस्तिष्क में थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी होते हैं। ये सेरेब्रम के असिस्टेंट की तरह काम करते हैं क्या? आप ऐसा कह सकती हैं। थैलेमस को आप दिमाग का रिले सेंटर या सेक्रेटरी मान सकते हैं। रिले सेंटर। जी, शरीर के हर हिस्से से आने वाली संवेदी जानकारी जैसे ठंडा गरम, स्पर्श, शारीरिक दर्द, ये सब पहले थैलेमस के पास आती है। फिर थैलेमस ये तय करता है कि इस जानकारी को सेरेब्रम के किस हिस्से के पास भेजना है। और हाइपोथैलेमस, ये तो बहुत सुना हुआ नाम है, खासकर जब बहुत भावनाओं की होती है। हाँ, हाइपोथैलेमस आकार में तो बहुत छोटा, बादाम जितना होता है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। ये हमारे शरीर की बुनियादी जरूरतों और भावनाओं का केंद्र है। जैसे कि भूख, प्यास, शरीर का तापमान और हमारे सोने जागने का चक्र, मतलब स्लीपिंग पैटर्न, ये सब यही नियंत्रित करता है। और हाँ, प्रेम, घृणा, गुस्सा, उदासी जैसी गहरी भावनाएं भी यहीं से पैदा होती है। लेकिन क्या भावनाएं इतनी सीधी होती हैं? कई बार हम किसी से प्यार भी करते हैं और उसी पल गुस्सा भी होते हैं। क्या ये सिर्फ हाइपोथैलेमस का काम है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, भावनाएं बहुत जटिल होती है और कोई एक हिस्सा अकेले उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। हाइपोथैलेमस भावना का ट्रिगर जरूर हो सकता है, लेकिन फिर सेरिब्रम का सोचने समझने वाला हिस्सा उस भावना को संदर्भ देता है, उसे नाम देता है और यह तय करता है कि उस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है। तो ये एक टीम वर्क है। बिल्कुल, ये एक टीम वर्क है। ठीक है, तो ये था हमारा सोचने और महसूस करने वाला दिमाग। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन पर। ये तो अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच में फंसा हुआ सा लगता है। इसका क्या खास काम है? इसका काम बहुत खास है। मध्य मस्तिष्क को आप हमारे दिमाग का ट्रैफिक पुलिस वाला समझ सकते हैं, खासकर आंखों और कानों से आने वाली जानकारी के लिए। इसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नाम की एक संरचना होती है जो हमारी देखने की शक्ति, विजन पावर और सुनने की शक्ति, हियरिंग पावर से जुड़े रिफ्लेक्स को नियंत्रित करती है। इसे एक उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए आप सड़क पार कर रही हैं और अचानक आपकी दाईं तरफ से कोई गाड़ी तेजी से हॉर्न बजाती है। आपका सिर सोचने से पहले ही अपने आप उस आवाज की तरफ घूम जाता है। हाँ, ऐसा होता है। यह मध्य मस्तिष्क का ही कमाल है, जो उस आवाज के सिग्नल को प्राथमिकता देता है और तुरंत आपकी गर्दन की मांसपेशियों को सिर घुमाने का आदेश देता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। समझ गई। ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स ही है, लेकिन देखने और सुनने से जुड़ा हुआ। चलिए अब सबसे आखिर में पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। इसके भी कई हिस्से हैं। हाँ, और इसके काम हमारे शरीर को चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इसमें सबसे पहला और बड़ा हिस्सा है सेरेबेलम। सेरेबेलम, जी, जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। इसका मुख्य काम है शरीर का संतुलन यानी बॉडी बैलेंस और मुद्रा पोस्चर बनाए रखना। आप अभी सीधे बैठी हैं, मैं सीधे चल पा रहा हूँ, एक डांसर ग्रेसफुली नाच पा रही है, इस सब का श्रेय सेरेबेलम को ही जाता है। और मैंने सुना है कि शराब का इस पे बहुत सीधा असर होता है। बिल्कुल, अल्कोहल सीधा हमारे बॉडी बैलेंस के स्विच यानी सेरेबेलम को ही लगभग ऑफ कर देता है। ओहो, यही कारण है कि नशे में व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। वो ठीक से चल नहीं पाता, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि सेरिबेलम मांसपेशियों के बीच तालमेल बिठाने का अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा होता। पश्च मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा है पोन्स। ये क्या करता है? पोन्स एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा इसके दो मुख्य काम हैं, श्वसन यानी रेस्पिरेशन की लय को नियंत्रित करने में मदद करना। अच्छा। और हमारे चेहरे के हाव भाव मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस को नियंत्रित करना। जब आप मुस्कुराती हैं या चौंकती हैं तो पोन्स ही उन मांसपेशियों को सिग्नल भेजता है। और पश्च मस्तिष्क का सबसे आखिरी हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जी, और मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। ये हमारे शरीर के उन ऑटोमेटिक कामों को संभालता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जिन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। इसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। और कुछ छोटे मोटे काम भी तो ये करता है ना? हाँ, कुछ ऐसे काम जो हमें परेशान तो करते हैं पर होते जरूरी हैं, जैसे हिचकी यानी हिकअप्स आना,
छूंकना, खांसना या उल्टी होना, ये सब भी मेडुला द्वारा नियंत्रित प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हैं। यहाँ तक कि सामान्य सिर दर्द का एहसास भी इसी से जुड़ा होता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने उसे गर्म कप को छूने से शुरू किया था और अब हम दिमाग के इतने सारे अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच गए हैं जो हमारी सोच, भावनाओं और हर शारीरिक क्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं। जी, ये वाकई एक अद्भुत सिस्टम है। चलिए इस वायरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये शरीर का सबसे जटिल और शायद सबसे तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क है। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी एक सेंट्रल कमांड की तरह काम करते हैं और कैसे नसों का एक विशाल जाल मतलब हर सेकंड लाखों संदेशों को इधर-उधर भेजता है, जिससे हमारी हर क्रिया नियंत्रित होती है, चाहे वो सोची समझी हो या अनजाने में हुई हो। तो इस नेटवर्क को समझने के लिए हमारे स्रोत इसे दो मुख्य भागों में बांटते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कंपनी का हेड ऑफिस और उसकी ब्रांचों का पूरा नेटवर्क। बेहतरीन एनालॉग है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तांत्रिक तंत्र बिल्कुल वही हेड ऑफिस है। इसमें हमारे दो सबसे जरूरी हिस्से आते हैं, मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। यहीं पर सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, जानकारी प्रोसेस होती है और कमांड दिए जाते हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सारा नेटवर्क है। अच्छा, मतलब वो तारें और केबल हैं जो हेड ऑफिस को शरीर के हर कोने से जोड़ती हैं। और इस पेरिफेरल नेटवर्क में भी दो तरह के डिवीजन बताए गए हैं, सोमैटिक जो हमारी मर्जी से चलता है और ऑटोमेटिक जो अपने आप काम करता है। मतलब अगर मैं हाथ हिलाकर आपसे बात कर रही हूँ तो ये सोमैटिक हुआ और मेरा दिल जो धड़क रहा है वो ऑटोमेटिक। आपने बिल्कुल सही समझा, एकदम। और सबसे मजेदार बात यह है कि कुछ चीजें इन दोनों के बीच में आती हैं, जैसे हमारी सांस। अच्छा, हाँ, हम चाहें तो इसे कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, ये सोमैटिक कंट्रोल हुआ। पर जैसे ही हम इस पर ध्यान देना बंद करते हैं, हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम इसे अपने आप संभाल लेता है। वाह! ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितने शानदार तरीके से मिलकर काम करते हैं। तो चलिए हेड ऑफिस यानी हमारे दिमाग से शुरू करते हैं। इसके तीन मुख्य हिस्से हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की, जिसमें सेरिब्रम का जिक्र है। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसे ही बुद्धिमत्ता और याददाश्त का केंद्र कहा जाता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि जिसका सेरिब्रम बड़ा हो वो ज्यादा बुद्धिमान होता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और सवाल भी बहुत अच्छा है। दिमाग का साइज उतना मायने नहीं रखता जितना उसके अंदर न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन मायने रखता है। कनेक्शंस। हाँ, एक जीनियस के दिमाग में भी उतने ही न्यूरॉन्स हो सकते हैं जितने किसी और के, पर उनके कनेक्शंस का नेटवर्क मतलब उनके सोचने का जो सर्किट है वो ज्यादा कुशल और मजबूत होता है। सेरेब्रम ही वो जगह है जहां तर्क, गणित, भाषा और रचनात्मकता जैसे सारे काम होते हैं। तो ये हमारी चेतना का घर है एक तरह से, कह सकते हैं, बिल्कुल। सेरेब्रम के बाद आता है थैलेमस। ये हमें गर्म, ठंडा और दर्द का एहसास कराता है। ये टच को भी प्रोसेस करता है। ये काम कैसे करता है? थैलेमस को आप दिमाग का रिले स्टेशन या गेटकीपर समझ सकते हैं। गेटकीपर। हाँ, शरीर के किसी भी हिस्से से आने वाली ज्यादातर सेंसरी जानकारी देखने और सुनने के अलावा पहले थैलेमस में आती है। यहीं पर ये तय होता है कि कौन सा सिग्नल कितना जरूरी है और उसे दिमाग के किस हिस्से में भेजना है। अच्छा, जब हम बिना देखे किसी चीज को छूते हैं तो ये थैलेमस ही बताता है कि वो चीज मुलायम है, खुरदरी है या नुकीली है। ये एक तरह का सेंसरी फिल्टर है जो हमें जानकारी के बोझ से बचाता है। और फिर है हाइपोथैलेमस। ये तो भावनाओं का राजा लगता है। भूख, प्यास, प्यार, नफरत, गुस्सा, उदासी, ये सब कुछ यही कंट्रोल करता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि जीने के लिए जरूरी जरूरतें और प्यार जैसी गहरी भावना एक ही जगह से कंट्रोल हो रही हैं? ये अजीब लगता है, पर ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प है। हाइपोथैलेमस न सिर्फ भावनाओं को बल्कि शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। ये हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट। और शायद इसीलिए हमारी भाषा में भी ये शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव छिपा है। हम कहते हैं कि किसी से मिलकर वार्म यानी गर्माहट महसूस हुई। हाँ, या किसी के धोखे से कोल्ड यानी ठंडा महसूस हुआ। बिल्कुल, ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हमारे दिमाग की बनावट का नतीजा है, जहाँ भावनाएं और शारीरिक हासियत एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो अग्र मस्तिष्क हमारी सोच और भावनाओं को संभालता है, लेकिन दिमाग का काम सिर्फ सोचना तो नहीं है, उसे बाहरी दुनिया से जानकारी लेकर तुरंत प्रतिक्रिया भी देनी होती है। यहीं पर मध्यम मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन का रोल आता है ना? बिल्कुल, मध्य
मस्तिष्क में एक बहुत जरूरी हिस्सा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये कंट्रोल करने से ज्यादा एक रिफ्लेक्स सेंटर है। रिफ्लेक्स सेंटर। हाँ, सोचिए अगर आपके कान के पास अचानक कोई तेज आवाज हो तो आप बिना सोचे उस तरफ घूम जाते हैं। हाँ, एकदम से। या आपके कोने में तेजी से कुछ हिलता है तो आपकी नजर तुरंत वहां जाती है। ये फैसला आपका सेरिब्रम नहीं लेता। अच्छा। ये आपका मिड ब्रेन मिली सेकेंड्स में लेता है। ये एक तरह का ऑडियो विजुअल इमरजेंसी सिस्टम है जो हमें चौकन्ना रखता है। और इसके बाद है पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, जिसमें सबसे पहले सेरिबेलम का जिक्र है। इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं और इसका मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाना है। और इसका काम सिर्फ खड़े रहने या चलने तक सीमित नहीं है। सेरिबेलम हमारी मसल मेमोरी का केंद्र है। मसल मेमोरी जैसे जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, पर एक बार सीख गए तो ये काम सेरिबेलम संभाल लेता है। फिर आप बिना सोचे साइकिल चला सकते। हाँ, सही बात है। यही बात टाइपिंग, गिटार बजाने या गाड़ी चलाने पर भी लागू होती है। इसका सबसे आम उदाहरण शराब पीने पर दिखता है। अच्छा। अल्कोहल सीधा हमारे सेरिबेलम पर असर करता है और इसीलिए शराबी इंसान ठीक से चल भी नहीं पाता, क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। एग्जैक्टली उसका बैलेंस और मोटर कंट्रोल बिगड़ जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। पश्चिम मस्तिष्क के दो और हिस्से हैं, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। इनके क्या काम है? पॉन्स हमारे श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है और चेहरे के हाव भाव में भी इसकी भूमिका होती है। लेकिन मेडुला ऑब्लोंगेटा वो हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी हिस्सों में से एक। इसे आप शरीर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हाँ, ये उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांस लेना। अच्छा, ये सब मेडुला कंट्रोल करता है? हाँ, यहाँ तक कि हिचकी, छींकना और उल्टी आना भी मेडुला ही कंट्रोल करता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो कभी नहीं सोता। हमारा दिमाग इतना जरूरी है तो जाहिर है कि इसकी सुरक्षा भी बहुत मजबूत होगी। क्रेनियम नाम की एक हड्डी के बॉक्स और 3 झिल्लियों मतलब मेम्ब्रेन्स का जिक्र है। हाँ, क्रेनियम यानी खोपड़ी तो बाहरी कवच है। उसके अंदर दिमाग 3 परतों में लिपटा होता है, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। इन परतों के बीच एक खास द्रव सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। जी, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। दिमाग असल में इस द्रव में तैर रहा होता है, जिससे उसे बाहरी झटकों और चोटों से सुरक्षा मिलती है। अच्छा। ये दिमाग तक पोषक तत्व भी पहुंचाता है और वहां से गंदगी भी साफ करता है। और इसी तरह की सुरक्षा मेरू रज्जू यानी स्पाइनल कॉर्ड को भी मिलती है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है। ये रीढ़ की हड्डी नहीं है, बल्कि उसके अंदर सुरक्षित रहती है ना? सही कहा। मेरू रज्जू मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होकर हमारी पीठ के निचले हिस्से तक जाती है। यह दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संदेशों के लिए एक सुपर हाईवे है। लेकिन ये सिर्फ संदेश ही नहीं भेजती, ये कुछ छोटे मोटे फैसले खुद भी लेती है। इन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अच्छा, जैसे गर्म चीज को छूना। बिल्कुल, जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर लगता है तो हम उसे झटके से पीछे खींच लेते हैं। यह सिग्नल दिमाग तक जाने का इंतजार नहीं करता। तो फिर मेरू रज्जू ही तुरंत हाथ हटाने का आदेश दे देती है। इससे हमारा कीमती समय बचता है और हम चोट से बच जाते हैं। चलिए अब हेड ऑफिस से निकलकर वापस नेटवर्क पर आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। जी, इसमें 2 तरह की नसें होती हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। बिल्कुल। इनकी संख्या भी बताई गई है, 12 जोड़ी और 31 जोड़ी। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व सीधे दिमाग से निकलती हैं और हमारे चेहरे, आंखों, कान, नाक और जीभ जैसे खास अंगों को कंट्रोल करती हैं। सोचिए, ये ऐसा है जैसे राष्ट्रपति के पास कुछ डायरेक्ट लाइनें होती हैं सबसे जरूरी विभागों के लिए। सही है। वहीं 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स मेरू रज्जू से निकलकर पूरे शरीर में फैलती हैं, गर्दन से लेकर पैरों की उंगलियों तक। ये बाकी पूरे देश के लिए एक बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क है। और अंत में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वो 2 हिस्से जिनकी हमने शुरू में बात की थी, अनुकंपी और परानुकंपी, कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। हाँ, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है फाइट या फ्लाइट और रेस्ट एंड डाइजेस्ट। फाइट या फ्लाइट। अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्शन मोड है। जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं या तनाव में होते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ओके। ये हमारी हार्ट बीट तेज कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आंखों की पुतलियों को फैला देता है ताकि हम ज्यादा देख सकें, और पाचन जैसी गैर जरूरी क्रियाओं को रोक देता है। अच्छा, लड़ने या भागने के लिए तैयार करना। बिल्कुल, इसका मकसद यही होता है। रोंगटे खड़े होना भी इसी का काम है। तो परानुकंपी इसका ठीक उल्टा यानी रिलैक्स मोड होगा। एकदम। जब खतरा टल जाता है तो परानुकंपी सिस्टम शरीर को वापस शांत और सामान्य स्थिति में लाता है। यह हार्ट बीट को धीमा करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और पाचन क्रिया को फिर से शुरू कर देता है। इसका सामूहिक प्रभाव शरीर में आराम और सुख की स्थिति पैदा करना है। जब आप कोई डरावनी फिल्म देखती हैं और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, वो आपका अनुकंपी
परानुकंपी सिस्टम। और फिल्म खत्म होने पर जो राहत की सांस आती है वो परानुकंपी सिस्टम का काम है। ये दोनों मिलकर शरीर में एक संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये थी हमारे तंत्रिका तंत्र की एक झलक, एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और कुशल प्रणाली जो हमारे हर विचार, हर एहसास और हर हरकत को नियंत्रित करती है। ये हेड ऑफिस और उसके नेटवर्क की कहानी है जो कभी नहीं रुकती। बीमारी, ये शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद सर्दी, खांसी या बुखार। हाँ, कोई इन्फेक्शन। अगर हम बीमारी को उसकी सबसे बुनियादी परिभाषा पर ले जाएं, तो वो है शरीर का कोई भी हिस्सा या कोई भी सिस्टम जब अपना सामान्य काम ठीक से ना कर पाए। अच्छा। तो इस नजरिए से देखें तो चाहे लिवर इन्फेक्शन की वजह से काम ना कर रहा हो या कोई टूटी हुई हड्डी अपना काम नहीं कर पा रही हो, दोनों ही अस्वस्थ या डिजीज की अवस्थाएं हैं। आज हम इसी के अलग अलग चेहरों को समझेंगे कि ये दुश्मन बाहर से कैसे आते हैं और अंदर से कैसे पैदा होते हैं। तो चलिए इस अदृश्य युद्ध के दोनों मोर्चों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमलावरों के प्रकार से। अक्सर हम सिर्फ कीटाणुओं को ही दोष देते हैं, लेकिन ये लिस्ट तो काफी लंबी है। बिल्कुल। सबसे पहले तो आते हैं जैविक कारक, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जीवित हमलावर। हाँ, जीवित हमलावर। इनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ शामिल हैं। ये तो वो जाने पहचाने दुश्मन है जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते भी हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है, लेकिन इसके बाद की जो श्रेणियां हैं वो दिलचस्प हैं। एक है रासायनिक कारक, मतलब केमिकल फैक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमारा शरीर खुद अपने खिलाफ रसायन बनाता है? एक तरह से हाँ। जब शरीर की जो अंदरूनी प्रक्रियाएं हैं वो गड़बड़ा जाती हैं, तो कुछ रसायन वो खतरनाक स्तर तक बढ़ सकते हैं। जैसे यूरिया या यूरिक एसिड का बढ़ जाना, जो गठिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो ये एक अंदरूनी गड़बड़ी है। अच्छा। फिर आते हैं भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी या नमी। ये भी हमारे सिस्टम पर दबाव डालकर उसे बीमार कर सकते हैं। और यहीं पर वो मूंछ वाली बात आती है ना। मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हुई कि एक चोट बीमारी कैसे हो सकती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे यांत्रिक कारक या मैकेनिकल फैक्टर्स कहते हैं। देखिए, जब आपको मोच आती है या हड्डी टूटती है तो शरीर का वो हिस्सा अपना सामान्य काम नहीं कर पाता। उसमें दर्द होता है, सूजन होती है। ये सब लक्षण है कि शरीर संतुलन में नहीं है, मतलब ईज में नहीं है। तो डिसीज हो गया। बिल्कुल। इसीलिए उस बड़ी परिभाषा के तहत ये भी एक रोग की स्थिति है। अच्छा, तो ये शरीर के फंक्शन में आई रुकावट के बारे में है ना, कि सिर्फ इन्फेक्शन के बारे में? और एक आखिरी श्रेणी है हीनता जनित रोग, डिफिशियंसी डिजीजेस। सही पकड़ा, यानी किसी चीज की कमी से होने वाली बीमारियां। बिल्कुल। जब शरीर को जरूरी कच्चा माल नहीं मिलता, जैसे कोई विटामिन, मिनरल या हार्मोन, तो वो भी बीमार पड़ जाता है। हाँ, तो आप देखिए, बीमारी सिर्फ किसी कीटाणु का हमला नहीं है। ये शरीर के संतुलन के बिगड़ने का नाम है, चाहे वजह कोई भी हो। तो हमने हमलावरों के प्रकार देख लिए, बाहरी और अंदरूनी। तो इस आधार पर बीमारियों को दो बड़े गुटों में बांटते हैं। हाँ, हाँ। एक वो जो हमें जन्म से मिलती हैं, हाँ। और दूसरी वो जो हम जिंदगी में अपनाते हैं। हाँ, इन्हें जन्मजात यानी कॉन्जेनाइटल और अर्जित यानी एक्वायर्ड रोग कहते हैं। जन्मजात बीमारियां वो हैं जो किसी को गर्भ से ही मिलती हैं, जैसे कोई आनुवांशिक गड़बड़ी हो या विकास में कोई कमी रह जाए। और अर्जित बीमारियां, वो तो उसको हम कहते हैं अर्जित बीमारियां, जो हमें जन्म के बाद किसी न किसी वजह से होती हैं। और इन अर्जित बीमारियों के भी दो प्रकार हैं, जो शायद सबसे जरूरी हैं, संक्रामक और असंक्रामक। बिल्कुल। संक्रामक या कम्युनिकेबल बीमारियां वो हैं जो एक इंसान से दूसरे में फैल सकती हैं। छूत की बीमारियां। हाँ, छूत की बीमारियां। इनका कारण अक्सर वही जैविक कारक होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। दूसरी तरफ है असंक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां। ये फैलती नहीं है, मतलब एक व्यक्ति तक ही सीमित रहती हैं। हाँ, जैसे कैंसर, एलर्जी या फिर किसी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी। ये वर्गीकरण समझने के बाद अब कुछ खास दुश्मनों की कार्यशैली पर गौर करते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया की हमले की रणनीति भी अलग अलग होती है। चलिए बैक्टीरिया की दुनिया से शुरू करते हैं। हर बैक्टीरिया की अपनी एक खासियत होती है। जैसे टाइफॉइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, ये एक तरह का घुसपैठिया है जो सीधे हमारे पाचन तंत्र पर, खासकर आंतों पर धावा बोलता है। अच्छा। इसलिए इसके लक्षण भी पेट दर्द, भूख न लगना और तेज बुखार के रूप में दिखते हैं। और इसका असर इतना गहरा होता है कि मरीज ठीक होने के बाद भी लंबे समय तक कमजोरी महसूस करता है। तो ये सीधे हमारे सिस्टम के एंट्री पॉइंट यानी पाचन तंत्र पर हमला करता है। लेकिन टीबी का बैक्टीरिया वो तो इससे अलग काम करता है। एकदम। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
ट्यूबरक्लोसिस ये फेफड़ों को अपना ठिकाना बनाता है। और ये बहुत चालाक दुश्मन है। बहुत ज्यादा। ये फेफड़ों में जाकर छिप जाता है और सालों तक बिना कोई लक्षण दिखाई रह सकता है। ये सिर्फ एक संक्रमण नहीं, ये एक तरह का टाइम बॉम्ब है जो शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने का बस इंतजार करता है। और जब ये सक्रिय होता है तो इसके लक्षण गंभीर होते हैं, जैसे खांसी में खून आना। और फिर आता है टिटनेस, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये चोट लगने पर होता है और ये किसी अंग पर नहीं बल्कि हमारे कमांड सेंटर पर हमला करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। टिटनेस का बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनी ये हमारे अंगों को नहीं बल्कि हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क यानी ब्रेन को निशाना बनाता है। कैसे? ये एक जहर पैदा करता है जो नसों के सिग्नल्स में रुकावट डालता है। इसीलिए इसके लक्षण भी एकदम अलग हैं। शरीर में भयानक ऐंठन और जबड़ों का जकड़ जाना, जिसे लॉकजॉ भी कहते हैं। बाप रे। ये दिखाता है कि बैक्टीरिया कितने अलग अलग तरीकों से हमें बीमार कर सकते हैं। और इसी कड़ी में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का भी जिक्र है, जो त्वचा और नसों को प्रभावित करता है। हैरान करने वाली बात लिखी है कि ये कभी कभी चोट या गलत क्रीम से भी फैल सकता है। हाँ, कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे मुख्य रूप से नसों और त्वचा पर असर डालता है, जिससे शरीर सुन्न पड़ जाता है। हाँ, शरीर के कुछ हिस्से सुन्न पड़ जाते हैं और सफेद धब्बे बन जाते हैं। इसके फैलने का मुख्य तरीका तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना ही है, लेकिन त्वचा पर लगी कोई चोट या कोई घाव वो बैक्टीरिया के शरीर में घुसने का एक आसान रास्ता जरूर बन सकता है। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया कैसे अलग अलग अंगों को निशाना बनाकर हमला करते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरिया घुसपैठिए हैं तो वायरस तो अपहरणकर्ता की तरह हैं। हाँ, बहुत अच्छी उपमा है। वो हमारे शरीर की अपनी ही कोशिकाओं को अपने कब्जे में ले लेते हैं। बिल्कुल, वायरस खुद कुछ नहीं कर सकते। उन्हें जिंदा रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हमारी कोशिकाओं की मशीनरी चाहिए होती है, और इसका सबसे खतरनाक उदाहरण एड्स के रूप में दिया गया है। हाँ, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस से होता है। ये वायरस शरीर के किसी खास अंग पर नहीं बल्कि हमारे देश की सेना यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर ही हमला कर देता है। हमारी इम्यून सिस्टम पर। हाँ, इम्यून सिस्टम पर। एकदम सही। और ये समझने के लिए हमें एंटीजन और एंटीबॉडी का फर्क समझना होगा। हालांकि आम धारणा में इसे लेकर काफी भ्रम है। हाँ, मुझे भी ये पढ़कर बहुत स्पष्टता मिली। वो कहते हैं कि एंटीजन को एक हमलावर सेना की अनोखी वर्दी समझिए। हर बैक्टीरिया, हर वायरस की अपनी एक खास वर्दी होती है, और एंटीबॉडी हमारे शरीर द्वारा बनाया गया एक खास हथियार है जो सिर्फ उसी वर्दी को पहचानने और उस पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। तो एंटीजन बीमारी से लड़ता नहीं है, बल्कि वो बीमारी की पहचान है जो हमारे इम्यून सिस्टम को लड़ने के लिए उकसाता है, और एंटीबॉडी वो असली सैनिक है जो लड़ते हैं। और HIV वायरस? HIV वायरस इसी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री यानी हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स पर हमला करके उसे तबाह कर देता है। और नतीजा हमारा शरीर किसी भी आम इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत ही खो देता है। ये तो हुई इम्यून सिस्टम को तोड़ने की बात, लेकिन डेंगू जैसा वायरस सीधे शरीर को दर्द देता है। उसे तो हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हाँ, डेंगू का अरबो वायरस पूरे शरीर पर एक साथ हमला करता है। ये मांसपेशियों, जोड़ों और यहाँ तक कि आंखों के पीछे भी भयानक दर्द पैदा करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान प्लेटलेट्स का गिरना है। हाँ, इसकी सबसे बड़ी पहचान है प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना। प्लेटलेट्स वो कोशिकाएं हैं जो खून का थक्का जमाने में मदद करती हैं। उनकी कमी से शरीर में अंदरूनी रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है, और यही डेंगू को खतरनाक बनाता है। तो हमने बैक्टीरिया और वायरस जैसे भारी हमलावरों को देख लिया।